Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 6 social science history portion with chapter number 6 new questions and ideas. Right? In our previous videos, we have talked about Buddha and how he gained enlightenment और हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से उनको अपनी ज़िंदगी जीने का सही मकसद पता चला, राइट। और जब उनको ज़िंदगी जीने का सही मकसद पता चला तो उन्होंने किस तरीके से लाइफ को स्पेंड किया और किस तरीके से लोगों को भी क्या किया, बतलाया है कि आपको भी किस तरीके से लाइफ को क्या करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। सो already we have talked about this, but let's take glimpse of it. The Buddha taught that the life is full of suffering and unhappiness. यानी बुद्धा का ये मानना था कि जहाँ से वो देख रहे हैं तो लाइफ किससे भरी हुई है, मुश्किलों से भरी हुई है, मुसीबतों से भरी हुई है, एज वेल एज जिसे देखो वो क्या दिख रहा है, सैड दिख रहा है। This is caused because we have cravings and desire. अब ये सारी की सारी चीजें हो रही है कि लोग खुद ही क्या कर रहे हैं, मुसीबत को या फिर मुश्किलें को इन्विटेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की डिजायर इतनी है, लोगों की क्रेविंग्स इतनी है, यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है, राइट। अगर हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं तो फिर हमारे सैडनेस का जो रीजन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो सफरिंग यानी जो मुश्किलात क्रिएट होती है, जो सैडनेस क्रिएट होती है, वो एक तरीके से हमारी जो डिजायर है या फिर एक्सपेक्टेशंस है उसी की वजह से होती है। क्यों बुद्धा ने ये बोला दैट कि अगर हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल भी जाती है लेकिन फिर भी हम क्या नहीं हो पाते हैं, सेटिस्फाइड होते नहीं है। तो मैं आप ही लोगों का एक एग्जांपल लूँगा दैट कि सपोज कि हम छोटे थे या फिर आप छोटे थे तो आपकी एक ख्वाहिश रहती थी, जैसे कि सारे बच्चे वो जो 3 व्हील वाली जो छोटी साइकिल होती है वो साइकिल लेके घूमते थे। देन आपको भी ये इच्छा होती या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपके पेरेंट्स आपको वो साइकिल दिलाए। अब वो हासिल करने के बाद क्या होता, देन आप उसको चलाने लगते, अच्छी तरीके से आ जाती, फिर आपको ये ख्वाहिश होती कि नहीं अब मुझे ये साइकिल नहीं, अब इससे बड़ी मुझे साइकिल चाहिए, राइट। अब जब तक वो आपको नहीं आती है बराबर तब तक आप उस साइकिल से क्या होते हो, सेटिस्फाई होते, लेकिन जैसे ही आ जाती है तो अब आपको वो साइकिल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, या तो आपको यानी एक तरीके से एक्टिवा वाली जैसे बाइक होती है, मोपेड होती है, वो चाहिए। अगर वो मिल जाती है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे देख के अब तो मुझे गियर वाली बाइक चाहिए, राइट। अब गियर वाली बाइक मिल जाती है तो फिर स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, राइट। स्पोर्ट्स बाइक मिल जाती है तो कार चाहिए, कार मिल जाती है तो स्पोर्ट्स कार चाहिए। सो इस तरीके से जो ह्यूमन की जो एक तरीके से डिजायर होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है, सो इन डिजायर्स का जो बढ़ना होता है उसे बुद्धा ने कौन से वर्ड में डिस्क्राइब किया है, थर्स्ट वर्ड से डिस्क्राइब किया है, या फिर तन्हा। यानी जैसे कि किसी भी पर्सन की जो डिजायर है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहती है, उस डिजायर को बुद्धा ने थर्स्ट कहा है। थर्स्ट मीन्स प्यास किसी भी चीज की, यानी जो चीज हमें मिल भी जाती है फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे प्यास यानी थर्स्ट कहा है। फॉर एग्जाम्पल इन्हें इसे थर्स्ट ही क्यों किया, तो कि पानी हर इंसान की एक अहम जरूरी चीज है, राइट। यानी सबके सर्वाइवल के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज वाटर, राइट। पानी के बिना कोई भी जिंदा रह सकता नहीं है। सो पानी ऐसा नहीं है कि हम एक मर्तबा पिए तो दूसरी मर्तबा नहीं पिएंगे, राइट। वो हम कंटिन्यूस क्या करते हैं, उसकी जो थर्स्ट होती है, उसकी जो प्यास होती है वो हमेशा रहती है। सो उसी से सिमिलर या फिर उसी को कंपेयर करते हुए जो हमारी डिजायर है, मीन्स कि हमें मिल भी जाती है फिर भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होती है, बढ़ती ही रहती है। सो द रीजन वाई वो जो डिजायर को क्या कहा गया है, थर्स्ट कहा गया है। अंडरस्टैंड नाउ he thought that this constant craving to be removed by the following moderation in everything। यानी उन्होंने ये भी बतलाया है कि अगर इस चीज को क्या करना है, कम करना है, या फिर इस डिजायर की वजह से हमारी जो सफरिंग है, हमारी जो अनहैप्पीनेस है, सैडनेस है, उसे कम करना है तो किस तरीके से होगा, देखिए हमारी लाइफ हमें मॉडरेट कर देनी पड़ेगी। मॉडरेट इन द सेंस कि हमारे पास जो है ऑलमाइटी ने हमें जो दिया है वो हमारी जरूरियात के हिसाब से इनफ है, उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, राइट। अब जब कभी हमारा गुजारा नहीं होगा या फिर हमें जब किसी चीज की क्या होगी, जरूरियात होगी या फिर नीड होगी तो ऑलमाइटी श्योर हमें वो चीज क्या कर देंगे, दे देंगे। ये
अगर ट्रस्ट हमें है तो डेफिनेटली जो हमारी लाइफ है वो कैसी हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस चीज़ों के साथ यानी चीज़ों पे ना रह के, इंसानों के साथ ना रह के किससे होगी, ऑलमाइटी से होगी। तब भी हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। एज वेल एज हमारी जो सफरिंग्स है वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी ना। So he also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. और उन्होंने ये भी बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और सिर्फ हमें लोगों के साथ ही नहीं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी हमें अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। क्यों उन्होंने एनिमल्स का भी बोला, दैट के कहीं पे हम देखते हैं दैट के कुछ लोग बिना वजह ही यानी एनिमल्स को क्या करते हैं, टीज करते हैं। या फिर मैं आपका ही एग्जांपल लूँ तो बहुत मर्तबा आप में से कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं कि जा रहे होते हैं, एनिमल्स भी जा रहा होता है, लेकिन उनको कुछ मस्ती सूझ जाती है तो हाथ में स्टोन लेके उसको मार देते हैं, राइट। और फिर अगर वो सामने भागता है तो आप ही भागते हो। सो यहाँ पे जो मुसीबत या फिर जो ट्रबल वो आपने खुद क्रिएट की है, राइट। अब वो आपके पीछे भागता है तो क्यों भागता है, तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप अपनी लाइन पे चलते जा रहे हो, आप अपने पैड पे जा रहे हो, वहीं से कोई दूसरा इंसान जा रहा है, अगर उसने हाथ में स्टोन ले लिया और आपको मार दिया बिना वजह ही, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली आप भी उसको मारने के लिए जाने वाले हो। सो जो एनिमल होता है उसमें भी वही फीलिंग्स होती है, भले ही वो ना बोलता हो लेकिन उसमें भी वो फीलिंग्स होती है। सो द रीजन व्हाई बुद्धा हैज टॉट दैट कि हमें एनिमल्स को भी क्या नहीं करना चाहिए, बुरी तरीके से ट्रीट करना चाहिए नहीं। Now, he believed that the results of our action, that is called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. यानी बुद्धा का ये मानना था, एज वेल एज तो हमारी भी टीचिंग्स है कि जो अच्छा या फिर बुरा कुछ भी काम हम करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है या फिर उसका जो हमें एक तरीके से अज्र है, राइट, या फिर उसकी एक तरीके से रिवॉर्ड है, वो रिवॉर्ड हमें यहाँ पे भी मिलेगा एज वेल एज मरने के बाद भी मिलेगा, जिसे हम आखिरत के नाम से जानते हैं। सो आखिरत में भी उसका नफा हमें मिलेगा। चाहे अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम लोगों के साथ या फिर हमारी लाइफ में हम खराब करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, खराब होगा। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए हमारे दिल में क्या होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक बिलीफ होनी चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकेंगे, अच्छे काम कर सकेंगे। अगर हम बुरे काम कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल में क्या नहीं है, दैट कि ऐसा नहीं है, दैट कि हम अगर खराब भी कर रहे हैं तो हमें कुछ होने वाला नहीं है, या फिर हम जो खराब करेंगे तो ना ही हमें दुनिया में नुकसान है ना ही मरने के बाद नुकसान है। अगर ये सोच के साथ हम चलेंगे तो कभी भी हम किसी के साथ भी क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे नहीं। सो इसके लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ या फिर जो हमें टीचिंग्स मिली है कि अगर हम गलत करते हैं, अगर हम बुरा करते हैं तो बुरा करने का जो रिवॉर्ड है वो बुरा हमें यहाँ पे भी मिलेगा एज वेल एज मरने के बाद भी मिलेगा। लेकिन अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका रिवॉर्ड यहाँ पे भी मिलेगा एज वेल एज हमें कहाँ पे मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा ना। एंड द बुद्धा taught in the language of the ordinary people, that is Prakrit, right, so that everybody will understand his message. So जो बुद्धा थे उन्होंने ये सारी टीचिंग्स को बदलाया तो उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज यूज की। कौन सी लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। अब प्राकृत लैंग्वेज क्यों यूज की, दैट के वो उस टाइम के वहाँ के लोगों की क्या होगी, नेटिव लैंग्वेज होगी, कि जिससे लोग इजीली उनकी बातों को क्या कर सके, समझ सके। जैसे कि बहुत मर्तबा आपने देखा होगा दैट के काफ़ी सारे जो एक तरीके से रिलीजियस टीचर्स होते हैं या फिर जो रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं वो हमारे यानी स्टेट में आके हमारे स्टेट की लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। या फिर अगर उनकी जो नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, उनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे आके वो एक ऐसी मीडियम प्रोवाइड यानी एक ऐसी लैंग्वेज एज अ मीडियम यूज करते हैं जिससे सारे के सारे लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आते हैं, अगर वो कहीं आउट ऑफ कंट्री से आते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो एक कॉमन लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, इंग्लिश होगी, कि जिसको वो अच्छी तरीके से
जानते होंगे और बोल सकते हैं, राइट। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि हम हमें वो जो भी चीज़ या फिर जो भी मैसेज देने चाह रहे हैं वो किस में दे, हिंदी में दे, राइट। भले ही उनको कौन सी नहीं आती, हमारी नेटिव लैंग्वेज दैट इज गुजराती अगर नहीं आती है तो वो कौन सी लैंग्वेज में हमें समझाए, हिंदी में समझाए। तो हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो किसी भी पर्सन को इजीली क्या हो सकता है, समझ में आ सकती है, एज इट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आर्ट्स। So, on the basis of here, right, the question is been asked that what was the language used to compose the Vedas? Generally, most of the Vedas were composed. Sorry, यहाँ पे compose की बात की गई है, right? So, compose means कि उसको बोलना, right? Not to write. Composition means to speak. So, Vedas को जिस तरीके से हम जानते हैं that कि our holy book Quran, राइट, दैट अगर गुजराती में उसका यानी अगर गुजरात में उसको क्या किया जाता है, सेव किया जाएगा और उसको ट्रांसलेट करके सेव किया जाता है, देन मोस्टली जो अरेबिक वर्ड्स है या फिर जो अरेबिक वर्सेस है उसको किस में ट्रांसलेट किया जाएगा, गुजराती लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा। और अगर वही चीज़ अगर किसी दूसरे स्टेट में जाती है, सपोज के महाराष्ट्र में जाती है, तो वहाँ पे जो ट्रांसलेशन होगा वो किस में होगा, मराठी में होगा। या फिर दूसरी एक एग्जांपल बोलूँ इस चीज़ को समझने के लिए, तो सपोज कि अगर अरेबिक में जो वर्सेस है तो हमें तो आने वाले नहीं है, राइट, तो वो वर्सेस का मीनिंग क्या है, तो लोग जब हमें क्या करेंगे, समझाएंगे, तो या तो हिंदी में समझाएंगे या फिर उसका जो मतलब है वो किस में समझाएंगे, गुजराती में समझाएंगे। अब इनका जो समझाने वाले होंगे वो कौन होंगे, रिलीजियस प्रेस्ट होंगे, यानी जो धर्मगुरु है जिनको इस चीज़ के बारे में क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्ड नॉलेज होती है, अंडरस्टैंड। एंड सिमिलरली जब महाराष्ट्र में जो यानी रिलीजियस प्रेस्ट होते हैं, तो जब वहाँ के लोगों को चीज़ें वो समझाएंगे, तो जिनको अरेबिक समझ में आती नहीं है और उनको उस चीज़ के बारे में अगर बतलाएंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे, तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, मराठी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज वेदास के लिए क्या हुई थी, यूज हुई थी, तो प्रकृत, राइट। अब यहाँ पे प्रकृत मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज के जो वहाँ के नेटिव लोगों को भी क्या आ सकती थी, इजीली समझ में आ जाती। सो नाउ वी विल सी द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट स्तूपा, दैट इज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, स्तूपा एट सरना, यानी वो एक बिल्डिंग है कि जहाँ पे this building known as a stupa was built to mark the place where Buddha first taught his message, यानी ये जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है कि जहाँ से बुद्धा ने जो उसको या एनलाइटनमेंट हुआ था, मीन्स जो जिंदगी जीने का जो सही मकसद उनको पता चला था, कहाँ पे, जहाँ पे हमने बात की थी अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया, राइट। सो वहाँ से जहाँ से उनको अपनी ज़िंदगी जीने का सही मकसद पता चला, तो फिर वहाँ से वो कहाँ पे आए थे, सरनाथ आए थे, और सरनाथ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो फर्स्ट लेसन या फिर लोगों को रियलाइजेशन का जो पाथ है या फिर लेसन है वो बतलाना स्टार्ट किया। सो जिसको मार्क करते हुए थे कि यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसके लिए वहाँ पे क्या बनाया गया था, स्तूपा बनाया गया था, राइट। और स्तूपा क्या होता है, दैट के एक रिलीजियस प्लेस या फिर एक तरीके से सीनेस होता है, राइट, कि जहाँ पे रिलीजियस टीचिंग्स या फिर मेडिटेशन पूजा पाठ होता है। सो you will learn more about the stupas in chapter number 11. So buildings and monuments जिसकी बात यानी क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 में की गई है, where we will talk about. So after knowing about stupa, right, we will again start with our continuing point के जहाँ पे बुद्ध ने जो टीचिंग्स थी वो टीचिंग्स के बारे में समझाया था कि किस तरीके से हमें मॉडर्न या फिर मॉडरेशन क्या करनी चाहिए, लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, किस तरीके से हमें लोगों के रिस्पेक्ट करना चाहिए, एज वेल एज एनिमल्स के साथ किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, एवरीथिंग। और ये सारा का सारा जो मैसेज है वो किस में बतलाया था, प्रकृत लैंग्वेज में बतलाया था। अब यहाँ पे बात आ रही है कि he also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said, यानी बुद्ध ने साथ में ऐसा भी कहा है दैट कि ये सारी की सारी चीजें करना सबके लिए इतना आसान नहीं भी हो सकता है। सो जो मैं कह रहा हूँ
उसको आंखें बंद करके क्या कर लेना, इम्प्लीमेंट कर लेना, उसको यूज करना या फिर उसके ऊपर अमल करना, ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन मैंने जो बोला है उसको आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग क्या करना, सोचना, समझना, फिर आप उसको क्या करना, अमल करने की ट्राई करना। क्योंकि जो मेडिटेशन वर्क जो उन्होंने घर बार छोड़ा था, यानी जो कंफर्ट जोन को उन्होंने क्या किया था, लीव कर दिया था, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पे जाके लोगों को जो टीचिंग्स दी थी, इसके दौरान जो हार्डशिप्स उन्होंने फील की थी या फिर एक्सपीरियंस की होगी, राइट, तो वो सारी की सारी चीज़ उन्होंने क्या करके एक आइडिया या फिर एक सोच में समेट के लोगों को क्या किया है, ये मैसेज भी दिया है दैट कि मैं जो कह रहा हूँ, राइट, उसको आप क्या कर लेना, सिर्फ सुन के ही उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आप अपनी सेल्फ के अकॉर्डिंग, आप अपने कंफर्ट जोन में हो या फिर नहीं, उस तरीके से उसको क्या करना है, आपको फॉलो करना है, राइट। सो किस तरीके से बुद्ध ने चीज़ों को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है या फिर किस तरीके से लोगों को समझाया है, तो उसके रिगार्डिंग एक यहाँ पे स्टोरी बतलाई गई है, द स्टोरी ऑफ ईसा गौतमी। तो वो कौन थी, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। बुद्धा की एक बहुत ही चर्चित या फिर बहुत ही फेमस एक स्टोरी है जो उनकी लाइफ में यानी एक ऐसा इंसिडेंट को बतला रही है कि जहाँ से बुद्ध कितने वाइज पर्सन है, उसका क्या आता है, एक तरीके से समझ आती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग या फिर उसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है। सो वंस देयर वाज अ वुमन नेम्ड ईसा गौतमी whose son had died. She was so sad that she roamed through the streets of the city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha. यानी एक ईसा गौतमी नाम की एक लेडी थी जिसका जो बेटा है वो क्या हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो अब जैसे कि हर माँ को अपने बच्चे से क्या होती है, बहुत ही मोहब्बत होती है, तो वो दर दर पे यानी जगह जगह लोगों के पास जा रही है, भीख मांग रही है, देख के कोई तो ऐसा हो जो मेरे बच्चे को क्या कर दे, जिंदा कर दे, वो उसको उसकी लाइफ को क्या कर दे, लौटा दे। तो इस तरीके से ये जो ईसा गौतमी है बड़े बड़े स्कॉलर्स के पास भी जाती है, देख के काश आप मेरे बेटे को क्या कर दो, जिंदा कर दो, आप उसे लाइफ में उसकी जो लाइफ है उसको क्या कर दो, वापस कर दो। लेकिन किसी के बस की बात नहीं है। दैट वी ऑल आर नोइंग नाउअडेज टू दैट कि एक मर्तबा किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो वो फिर लौट के आता नहीं है। सो एक काइंड मैन यानी एक ऐसा दयालु आदमी था जिससे उस जो लेडी है उसकी यानी ईसा गौतमी की जो एक दुर्दशा थी या फिर एक सैडनेस थी वो उससे क्या नहीं हुई, बियर नहीं हुई। तो वो उनको किसके पास ले गए, बुद्धा के पास ले गए। अब वहां पे क्या होता है, लेट मी सी। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। यानी बुद्धा उसको कहता है कि अरे इतनी सी बात है, चलो आप मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड मीन्स राई के दाने ला के मुझे दे दो, मैं अभी आपका बेटा क्या कर देता हूँ, जिंदा कर देता हूँ, राइट। तो जो ईसा गौतमी है वो क्या हो जाती है, ओवरजॉय यानी बहुत खुश हो जाती है। तो इतनी खुशी होती है कि वो बिना कुछ सुने बाहर निकलती है कि मैं अभी यानी विद इन नो टाइम में आपको हैंडफुल मस्टर्ड सीड लेके आके देती हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब इट स्टार्टेड ऑफ एट वंस के वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो बुद्धा उनको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, वो उनको रोकते हैं कि ईसा गौतमी रुक जाओ, और भी मुझे कुछ एक कंडीशन आपको क्या करनी है, बतानी है। एंड व्हाट वाज दैट कंडीशन, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। यानी आपको क्या करके आना है, दैट के मस्टर्ड सीड्स हैंडफुल लेके आना है, लेकिन आपके घर से नहीं, किसी ऐसे घर से लेके आओ दैट के जहां पे किसी भी पर्सन की डेथ हुई ना हो या फिर उस घर में से किसी की भी डेथ ना हुई है, यानी किसी का भी कोई भी मरा हुआ ना हो उनकी फैमिली में, ना ही पास्ट में और ना ही प्रेजेंट में, जबकि ये बात है। So Issa Gautami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife,
मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए भाग रही थी, तब उसकी सोच में नहीं आया दैट कि कोई भी एक ऐसा घर मुझे मिलने वाला नहीं है दैट कि जहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मस्टर्ड सीड्स मिलेगा। वो तो बस अपने बेटे की जिंदा होने की खुशी में क्या हो गई, भाग गई। क्या लेने के लिए, हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए भाग गई। अब वो जहाँ पे भी जा रही है, जिस घर पे जा रही है, वहां पे उसे क्या मिल रहा है, कोई ना कोई मरा हुआ मिल रहा है। मरा हुआ इन द सेंस कि जिसे भी पूछ रही है दैट कि मुझे एक हैंडफुल क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड्स चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है दैट के पास में या फिर अभी भी आपके घर में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए कि जिसकी डेथ ना हुई हो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी हम हमारी भी बात करें तो पिछले भले ही 10 साल में, 20 साल में या फिर 30-50 साल में अगर किसी भी फैमिली में किसी भी मेंबर की डेथ ना हुई हो, लेकिन उनसे पहले भी कोई तो ऐसा होगा कि जिनकी डेथ हुई होगी, राइट। सो उसी वजह से यहाँ पे बताया है कि कोई ना कोई हाउस में ऐसा होगा कि जहाँ पे किसी के फादर की डेथ हुई होगी, किसी की मदर की डेथ हुई होगी, या फिर कहीं पे फादर मदर नहीं तो फिर सिस्टर की डेथ हुई होगी, फादर मदर सिस्टर नहीं तो ब्रदर की डेथ हुई होगी, और अगर ये नहीं होगी तो कहीं पे किसी के हस्बैंड की डेथ हुई होगी, अगर हस्बैंड की नहीं तो वाइफ की होगी, वाइफ नहीं होगी तो किसी के चाइल्ड की होगी, या फिर किसी के अंकल की, किसी के आंट की, या फिर हो सकता है इनमें से कोई नहीं तो ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर। यानी कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जिसकी डेथ हुई होगी ही। अंडरस्टैंड। सो कितनी अच्छी तरीके से जो बुद्धा ने है, ये जो ईसा गौतमी का जो एक तरीके से कंफ्यूजन है या फिर एक तरीके से उसकी जो एक सोच है, उस सोच को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया है कि अगर जहाँ पे मुझे एक मस्टर्ड सीड हैंडफुल नहीं मिल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के जो डियर वंस है जिनकी डेथ हुई है, तो आज मेरे बेटे का टर्न है, यानी कल मेरा भी टर्न आने वाला है। यानी ये जो एक तरीके से दुनिया है वो कभी ना कभी उसमें हमें डेथ आने वाली है, हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है। अंडरस्टैंड। क्योंकि हम सब की जो एक लाइफ है वो लाइफ क्या है, एक एक्सपायरी डेट के साथ है। जस्ट द सिस्टम ये है कि हमें पता नहीं है कि हमारी एक्सपायरी डेट कौन सी है, राइट। सो कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी सेकंड हो सकता है। सो इसी वजह, ये भी एक वजह है कि हमें लोगों के साथ जो अच्छा करना है और लोगों के साथ अच्छा रहना है, और हमें हमारे साथ भी अगर अच्छा रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी सच्ची लाइफ क्या करनी चाहिए, स्पेंड करनी चाहिए। सो इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सोरोइंग मदर, यानी जो दुख में लटपट एक मदर है उसको समझाने के लिए बुद्धा ने क्या किया। तो एक ऐसी यानी स्टोरी, जैसे कि मैंने बतला ही दिया कि एक ऐसी एक्टिविटी दे दी कि जहाँ से उसको समझ में आ जाएगा खुद से ही, कोई और उसे समझाएगा तो समझ में आने वाला नहीं था। दैट कि उसने ये बतलाया, उन्होंने ये बतलाया कि आप ये ला के दो, तब जाके वो लेडी को ऑटोमेटिकली समझ में आ गया दैट कि मेरा बेटा अब इस दुनिया को क्या करके चला गया है, छोड़ के चला गया है, वो आने वाला नहीं है, राइट। अगर आने वाला होता तो जिन जिन घरों पे वो गई थी, जहाँ पे किसी ने अपने डियर वन को लूज किया हुआ है, तो वो उनको बैक ला सकते थे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट video, right? Till then, take care of yourself, right? Your family. Thank you very much